वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 286 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके का ही पोर्शन रहेगा। इसमें हमने प्रैक्टिस कर ली है जनरल साइंस के प्रश्नों की, हिस्ट्री के प्रश्नों की और ज्योग्राफी के प्रश्नों की पिछले 3 से 4 दिनों में। अब ये टेस्ट होगा पूरा पॉलिटी का। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो रही है और साथ ही साथ साल भर की करंट अफेयर्स भी हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है? बाघ को यानी टाइगर को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान भारतीय संविधान के सुलेखक थे। देखिए, बाघ नहीं, हाथी को हाथी को हाथी को अपनाया गया था संविधान सभा के प्रतीक के रूप में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। केवल 2 करेक्ट है यहाँ पर। देखिए, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया, तो पहला वाला गलत है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। उन्होंने प्रवाहमयी इटैलिक शैली में मूल संविधान अपने हाथों से लिखा था, तो दूसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, प्रवाहमयी इटैलिक शैली में। कोएल्हो मामला किससे संबंधित है? ये IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामला था 2007 का। इसका संबंध है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। 12 की 12 इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 12 तक सब पे प्रश्न बनते हैं और एक अनुसूची हर साल या 1 साल छोड़कर जरूर पूछी जाती है किसमें क्या है। तो IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामला 2007 का है। इसमें भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये 9वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। ये भी अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूची थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है यानी सिंपल मेजॉरिटी से। देखिए, मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से होगा। मूल अधिकारों में और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, DPSP में, इनमें अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से होगा। बाकी संसद में गणपूर्ति सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी। नए राज्यों का प्रवेश अथवा समापन भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सर्जन भी सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा के इसका आंसर निकलेगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। इसका आंसर नहीं, 50% ही निकलेगा। तो केवल 2 और 3 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट, विशेष बहुमत से विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी DPSP 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जिन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, संसद में गणपूर्ति, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना उनकी, और राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या निर्माण में साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन किया जा सकता है। अब ये जो विधान परिषद होती है, हर स्टेट में तो होती नहीं है, जिन स्टेट में भी है तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी, पार्लियामेंट करेगी। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 6 या अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और राष्ट्रीय दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, चुनाव के दौरान वो 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और 6 नहीं बल्कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
तो मिनिमम 4 है, तो पहला भी गलत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे लिखकर प्रश्न बनते हैं। सही पूछा है कोई है क्या इसमें? कोई भी सही नहीं है, फिर तो डी है इसका आंसर। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि वे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो 4 होना चाहिए, 6 नहीं, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। एक मान्यता प्राप्त दल, चाहे वे राष्ट्रीय हो या राज्य स्तर का, उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे दल के प्रतीकों का आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान और मतदाता सूची तक पहुंच। और इन दलों को चुनाव के समय 20 नहीं बल्कि 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। तो दूसरा भी गलत हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 233 में किया गया है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति का उल्लेख है। कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 249 में, राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी मामले पर। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है और दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट ही हैं, सी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उस स्टेट के हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति ही। अब राज्यों के जिलों में होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के मामले पर भी कानून बनाने का अधिकार देता है, बशर्ते राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करें कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर पर व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान का उल्लेख है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इस तरह का एक प्रश्न। मणिपुर के लिए है 371 सी में 371 का सी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख, और कुछ भी पूछता है इनमें से पूछता है अधिकतर। अनुच्छेद 371 में नागालैंड याद रखिएगा, 371 के बी में असम है, 371 के सी में मणिपुर है, 371 के डी में आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष से रिलेटेड? जैसे कि प्रक्रिया संबंधी नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा है, मौलिक अधिकारों की उप समिति JB कृपलानी लिखा है, संघ संविधान सरदार पटेल लिखा है, प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई पटेल लिखा है। देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, बाकी प्रांतीय संविधान के वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों की उप समिति JB कृपलानी थे, प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? सी वाला। संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष, प्रक्रिया नियम संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों की उप समिति JB कृपलानी, संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति। अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं? जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की गई है। यह विवादों के निपटान, चुनाव लड़ने के पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, मौजूदा निर्णय की समीक्षा करने जैसे विविध कार्य करता है। अधिकरण जो होते हैं वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 323 का ए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है और अनुच्छेद 323 के भी में अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। तो 323 का ए किससे संबंधित है? 4 विकल्प बनाकर पूछा है ABCD। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरणों से। या ऐसे पूछा है प्रशासनिक अधिकरण किस में है? 320 में, 325 में, 323 के ए में, तो 323 का ए। लोकपाल जो संस्था है उसका सृजन करने वाला पहला देश कौन था? नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड या यूनाइटेड किंगडम? सभी ने किया, लेकिन सबसे पहले सभी ने इसको अपनाया मतलब, लेकिन सबसे पहले अपनाया स्वीडन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। उसके बाद न्यूजीलैंड ने, नॉर्वे ने, यूनाइटेड किंगडम भी, और भारत 2013। देखिए 1809 में सबसे पहले स्वीडन द्वारा लोकपाल संस्था की स्थापना की गई थी, तो विकल्प बी करेक्ट हो गया। 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकपाल एक संस्था के रूप में अधिक विकसित हुआ। न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने 1862 में इस प्रणाली को अपनाया और यह निर्णय लोकपाल की अवधारणा का प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, यह अवधारणा। उसके बाद आया 1967। वर्ष 1967 में 1961 की व्हाइट रिपोर्ट की सिफारिश पर ग्रेट ब्रिटेन ने लोकपाल की संस्था को अपनाया और ऐसी व्यवस्था अपनाने वाला लोकतांत्रिक विश्व का पहला राष्ट्र बन गया। ठीक है, जहां लोकतांत्रिक देश है जो। अच्छा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत के प्रदर्शन में बात हो रही है। अधिनियम 2013 में केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक स्थिति के कैसी निकाय हैं? वैधानिक निकाय हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994 का, इसमें जो दिया गया ऐतिहासिक निर्णय था वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से, मूलभूत संरचना से, यौन उत्पीड़न से या आरक्षण से? बताइए। SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994। अच्छा, ये जो मामले हैं ना, SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला कब का, केशवानंद भारती बनाम कब का, गोलकनाथ कब का, ठीक है, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा लेता है कि कौन सा सबसे पहले आया कौन सा बाद में, उसको अंत तक रखिए। तो इनकी सन भी याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित था, ए है इसका आंसर। देखिए SR बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी और उसने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या की। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद है और यह है उससे जुड़े प्रावधान, जैसे कि अनुच्छेद 108 में क्या, 110 में क्या, 112 में क्या, 122 में क्या। अनुच्छेद 108 के सामने लिखा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, वो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एग्जाम्स में पहले भी प्रश्न बने। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये 110 के सामने धन विधेयक लिखा है, ये भी ठीक है। वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, तो गलत हो गया ये वाला। अनुच्छेद 122 में क्या है फिर? अनुच्छेद 122 में है कि भारत का कोई भी न्यायालय संसद के भीतर जो कार्यवाही होती है उसकी जांच नहीं कर सकता। संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 120 में है, तो इसका आंसर हो गया डी, जो गलत है। देखिए डी वाला यहाँ पर गलत है, सही जो होगा वो इस प्रकार से होगा। पहला तो ठीक है, ये अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब साधारण मामलों में ही हो सकती है, ठीक है, विशेष बहुमत में तो हो नहीं सकती। हाँ, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होगी और धन विधेयक के मामले में नहीं होगी, केवल साधारण विधेयक के मामले में ही होगी। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित, 112 वार्षिक वित्त विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के तीनों पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 122 में क्या है? न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, ठीक है, ये है 122 में। और वो जो वहाँ जो लिखा था संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120 में है वो। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग
एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, संबंधित राज्य विधानमंडलों के एक संकल्प द्वारा। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संसद के अधिनियम द्वारा सबसे अच्छा उत्तर ये है। ठीक है, ये भी हो सकता है लेकिन सबसे अच्छा उत्तर यहाँ पर ये है, क्योंकि राज्य के विधानमंडल ही तो इसको अप्रोच करते हैं, तो पार्लियामेंट बनाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि राज्य के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ऐसे समझौते का प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाएगा, तभी संसद, हमारी पार्लियामेंट, कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कर सकती है, यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग, तो विकल्प सी सही हो गया इसका। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और इसके जितने भी मेंबर हो गए, इसके अध्यक्ष हो गए या सदस्य हो गए, उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अच्छा, यही चीज़ अगर यूपीएससी में देखें, संघ लोक सेवा आयोग में, तो उनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बने रहते हैं। वो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति ही। विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ किसके लिए सत्य है ये? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत या ऑस्ट्रेलिया? भारत एक विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, क्योंकि भारत में किसी भी राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है। भारत एक राज्यों का संघ है। तो संघ 2 प्रकार के, एकता बनाए रखने वाले संघ, इसके तहत संपूर्ण इकाइयों की विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न घटकों के बीच शक्तियां साझा की जाती हैं। आमतौर पर केंद्रीय सत्ता के पास अधिक शक्तियां होती हैं, जैसे कि भारत, स्पेन, बेल्जियम। संघ की बात करें तो संघ शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि राज्यों के पास भारत से अलग होने का अधिकार अथवा स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय राज्य उनके बीच किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है, अतः भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, तो विकल्प सी सही हो गया। जो दूसरा वाला है उसको देखते हैं। एकजुट होने वाले संघ, एक बड़ी संख्या का निर्माण करने के लिए कई स्वतंत्र राज्य एक साथ आते हैं। एकता बनाए रखने वाले संघों की तुलना में इस प्रकार के राज्यों या राष्ट्रों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। 14 हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट है। एबीसीडी बनाकर पूछ लिया, 3-4 रख देता, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेता कौन कौन है। तो संघीय कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, पीएम, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल यानी एजी। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है, तो डी है इसका आंसर। देखिए संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें नहीं होगा, तो विकल्प डी आंसर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। पीडीएफ प्राप्त आप कर सकते हो, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके परचेज करके पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना होगा। बाकी ये वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए, हेल्पफुल है। धन्यवाद।